प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी ढाई आखिर प्रेम की, जिसे लिखा है SR लक्षिता ने और आवाज दी है सारिका ने। भाग 1। शादी वाले दिन विशाखा का घर से भागना। संध्या समय होने को आया है तो ढलते सूरज की अंतिम किरणों की रक्तिम आभा हौले हौले पहाड़ों से ढलती उनकी चोटियों तक सीमित हो लालिमा से रंजित करती दिन को अलविदा कह रही थी, ताकि नव दिन के साथ पुनः धरती को अपने प्रकाश और ऊर्जा से भर सके। संध्या हौले हौले अंधेरे में परिवर्तित होने लगी तो हिमालय की गोद में बसे इस खूबसूरत गांव देवली में जगमगाती रंग बिरंगी रोशनी की लड़ियां और चहल पहल शादी आयोजन का संकेत दे रही थी। गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो गांव के प्रधान भी हैं, श्याम सिंह, उनकी बेटी विशाखा का ब्याह जो था। जैसे जैसे संध्या अंधेरे में परिवर्तित हो रही थी वैसे वैसे लोगों का आवागमन श्याम सिंह के घर की तरफ बढ़ रहा था। घर के एक तरफ मैदान में सफेद और गुलाबी रंग का रेशमी पर्दे से बना खूबसूरत पंडाल सजाया गया था, जहां से उठती लजीज व्यंजनों की खुशबू आसपास के वातावरण को महका रही थी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब ब्याह की तैयारियों में व्यस्त थे। मजाल किसी की जो सांस लेने की फुर्सत भी हो। वही गांव की साख का सवाल है तो अपनी तरफ से कोई भी कमी न रहे, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा था। कोई मेहमानों की आवभगत में लगा था तो कोई बारात के स्वागत की तैयारी में लगा था। बारात जिस गांव से आ रही थी उसका भी इलाके में अपना रुतबा है और परिवार भी बेहद रसूख था, जो इलाके में अपने धन बल और बाहुबल के लिए प्रसिद्ध। तो श्याम सिंह के साथ संपूर्ण गांव वाले बारात की आवभगत की तैयारियों में लगे थे। कोई भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहते। ब्याह आयोजन के खाने में कमी न रहे, इसलिए शहर से बुलाकर केटरिंग की व्यवस्था की गई है। सब जगह खुशियों की रेल बेल थी। शादी वाले माहौल के इस घर के एक कमरे में विशाखा को उसकी सहेलियां दुल्हन के रूप में तैयार करने उसे चारों ओर से घेरे खड़ी थी। तो साथ ही साथ हंसी टिटोली का भी दौर चल रहा था, जिस कारण इन सुंदर कन्याओं की खनकती हंसी की आवाज से माहौल में खुशनुमा मस्ती थी। सुर्ख लाल रंग के जोड़े में तैयार होती विशाखा बेहद खूबसूरत लग रही थी। दूधिया गोरे रंग की रंगत लिए उसके गालों पर कुदरती लालिमा और चमक थी। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखों से जब वो पल के ऊपर उठाकर देखती, हजारों समुद्र उनमें हिलोरे मारता प्रतीत होता। गुलाब की पंखुड़ियों से नाजुक होठ, सुराही से लंबी गर्दन पर उसका एक एक अंग प्रत्यंग मानो विधाता ने बड़ी फुर्सत से बनाकर उसे इस धरती पर भेजा हो। दुल्हन के लिबास में सजी धजी वो किसी अप्सरा सी प्रतीत हो रही थी। सहेलियां हंसी मजाक कर दूल्हे के नाम पर उसे छेड़ती तो प्रतिक्रिया में बस मुस्कुरा देती। अपने जीवन के इस बेहद खास दिन के लिए दुल्हन के रूप में सजी लड़की जहां हजार सपने आंखों में लिए होती है, इसके उलट विशाखा को देख लग ही नहीं रहा था कि वो खुश है। थोड़ी थोड़ी देर बाद सहेलियों से समय पूछने लगती या खुद ही बेचैनी से घड़ी देखने लगती। उसकी बेचैनी को उसकी सहेलियां ताड़ गई। विशाखा, अभी बारात का समय नहीं हुआ है, थोड़ा सब्र रख, बार बार घड़ी देखेगी तो समय जल्दी नहीं बीत जाएगा। साथ बैठी हम उम्र सहेली के चुटकी लेने से विशाखा झेप गई तो झेप मिटाने अपने सुर्ख होठों पर मुस्कान ले आई, जिससे उसकी सफेद मोतियों सी दंत पंक्तियां थोड़ी देर झिलमिलाई, परंतु अगले ही पल वो होठों के बीच कैद हो गई। अब वो खुद को संयत करने की कोशिश करने लगी। कुछ समय पश्चात विशाखा दुल्हन के रूप में तैयार थी। समय बारात के आने का भी हो चला था। दूर से धीमे स्वर में ढोल बाजे की आवाज बता रही थी कि बारात गांव के नजदीक पहुंचने वाली होगी। धीरे धीरे दूर से आती ढोल नगाड़े की आवाज तेज होने लगी, जो बारात के गांव में पहुंचने का संकेत थी। सभी लोग उत्साहित व प्रसन्न हो बारात के स्वागत की तैयारियों में लगे थे। सब जगह शोर उठ रहा था, बारात आ गई, बारात आ गई। अब तो किसी को फुर्सत ना थी इधर उधर देखने की भी, पर जिसके लिए ये पल सबसे अधिक खुशी भरा होना चाहिए था वो खुश नहीं लग रही थी। उसके माथे पर चमकती पसीने की बूंदें बता रही थी कि वो अत्यंत दुविधा में है, जिस कारण उसका चांद सा सुंदर मुखड़ा ग्रहण के कारण से आए होते चंद्रमा समान हो रहा था। भला ऐसी क्या वजह है जिसने विशाखा को इस कदर परेशान किया हुआ है कि बारात घर के चौखट पर है और विशाखा को चिंता और दुविधा घेरे है, तो वजह अवश्य कुछ गंभीर होगी। बारात घर के आंगन के बाहर बने मुख्य द्वार तक पहुंची तो सहेलियां बारात देखने के मकसद से उसे कमरे में अकेला छोड़ बाहर चली गई। उनके जाते ही अचानक विशाखा सक्रिय हो गई। उसने अपनी अलमारी खोली, उसमें एक नया फोन और सिम था, वो उठा ली। अपना फोन चेक करने के बाद मेज पर ही छोड़ दिया। अलमारी से काले रंग की शॉल निकाली और सिर से ढकती इस प्रकार ओढ़ ली कि कोई देख भी ले तो पहचान ना सके। दरवाजा खोल बाहर आकर नजर चारों ओर दौड़ाई, कोई ना था। सब बारात के स्वागत के लिए गए हुए थे। वो कमरे से बाहर निकल धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती सबसे छिपती छिपाती घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल गई। शादी के भागम भाग में किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, इस कारण वो इतनी आसानी से घर से निकलने में कामयाब हो गई। घर से तो निकल आई, पर अब उसे जल्द से जल्द गांव की सरहद पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचना था। अगर कोई जल्दी कमरे में आ गया तो उसे वहां ना पाकर जाहिर सी बात है बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा और वे लोग उसके पीछे आकर उसे गांव की सरहद से पहले पकड़ लेंगे। घर से थोड़ी दूर आई, एक अंतिम नजर अपने घर पर डाली और अपनी चलने की रफ्तार तेज की ताकि जल्द से जल्द गांव की सरहद लांघ सके। यदि वो गांव की सरहद पार कर ले तो किसी को अंदाजा नहीं हो पाएगा कि वो कहां गई। वो तेज गति से चली जा रही थी, गति जो अब दौड़ में परिवर्तित हो गई। जल्द ही उसके घर में ना होने का शोर उठते ही लोग उसे ढूंढने आ जाएंगे। उसने लहंगे को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था ताकि चलने में समस्या ना हो। वो लगभग दौड़ ही रही थी कि दौड़ते दौड़ते उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और एक जोर की चीख के साथ वो जमीन पर औंधे मुंह गिर गई। कोहनियां वो घुटने बुरी तरह से छिल गए, जिस कारण उसे बेहद दर्द हो रहा था। शुक्र ये था सिर बड़े से नुकीले पत्थर से टकराते टकराते बचा, अन्यथा गंभीर चोट आ जाती। वो खड़ी उठी, अपनी ऊर्जा एकत्रित कर दर्द की परवाह किए बगैर एक बार पुनः तेजी से आगे बढ़ी। काफी देर दौड़ते रहने से अब सांसें फूलती महसूस हो रही थी। धड़कन इतनी तेज गति से दौड़ रही थी, आवाज बाहर भी सुनाई दे रही थी। प्यास के कारण गला भी सूखने लगा, पर वो रुकी नहीं, दौड़ती रही। थोड़ी देर बाद वो गांव की सरहद से बाहर थी तो सुकून चेहरे पर उतर आया कि अब उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो उसने राहत की सांस ली। भाग 2। नियत जगह पर सोहम का ना मिलना। विशाखा शादी वाले दिन घर छोड़कर भाग गई। अब उसे गांव की सरहद से पार जाना था ताकि घर और गांव वालों की पहुंच से दूर जा सके। चलते चलते थक गई तो एक जगह पर जाकर थोड़ी देर रुक गई। थकान भी बहुत हो गई तो धड़कनें बेहिसाब गति से दौड़ रही थी। वो जमीन पर उगी नर्म मुलायम घास के ऊपर बैठ गई। थकान के कारण पैर बहुत भारी हो रहे थे, जिन्हें आगे बढ़ाना अब मुश्किल होने लगा था। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वो उठ खड़ी हुई और फिर से बिना रुके चलने लगी। आसमान में चांद पूरे आबोताब से चमक रहा था, जिसकी चांदनी दुप अंधेरे को निकलकर अपनी चांदनी से इन पहाड़ों को नहला रही थी। दूर पहाड़ों पर बसे गांव की लाइटें आसमान के तारों का धरती पर उतर आने का आभास दिला रहे थे। विशाखा ने अब चलने की गति तो कम कर दी थी, तो चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी, पर गांव की सरहद पीछे छूटते ही डर मन में घर करने लगा। जंगली इलाका शुरू हो गया था। हो सकता है कोई हिंसक जंगली जानवर उस पर हमला भी कर दे, पर यह डर उसके कदम आगे बढ़ाने से ना रोक सका और वो चलती रही। थोड़ी देर बाद उसे उसकी मंजिल नजर आ गई। एक ऊंची सी जगह थी जहां पर जाकर वो रुक गई। पैरों से खड़ा नहीं रहा जा रहा था तो धम से जमीन पर बैठ गई। थोड़ी देर सुस्ताई और अब नजरें इधर उधर दौड़ाकर किसी को ढूंढने लगी, पर ये क्या, वहां तो कोई नहीं था।
उसका दिल धक होकर रह गया। ये तो उसकी उम्मीद के विपरीत था। सोहम को तो यहाँ होना चाहिए था, पर वो नहीं था। क्या वजह हुई होगी सोचकर वो बहुत घबरा गई, तो उसे आवाज देने लगी, सोहम, सोहम, कहाँ हो सोहम? उसकी आवाज की प्रतिक्रिया महज खामोशी थी, जो इस वीराने में उसे और डराने लगी। काफी देर चलने के कारण वो पसीने से तरबतर थी, पर वो पसीना सूख कर उसका शरीर सुन कर रहा था और पसीने की ठंडी बूंदें उसके माथे पर झिलमिलाने लगी। मन में प्रश्न उठा, सोहम क्यों नहीं आया? सोहम का ना आना उसके लिए चिंता की बात थी। वजह जानने वो अपने फोन से सोहम को कॉल लगाती है, पर उसका फोन बंद आ रहा था। सोहम ऐसे कैसे कर सकता है? आया भी नहीं और फोन भी बंद है। वो झुंझलाई। उसे कुछ ना सूझा तो वो वहां पर एक बड़ा सा पत्थर था, उस पर बैठ गई। गहराती रात का सन्नाटा उसे डराने लगा था। चिंता घर की भी हो रही थी कि उसे कमरे में ना पाकर घर वालों ने क्या प्रतिक्रिया की होगी। क्या हुआ होगा जब सबको पता चला होगा कि विशाखा घर से भाग गई? कितनी शर्मिंदगी हुई होगी पिता को जवाब देते हुए। सिर नाते रिश्तेदारों और बारातियों के सामने कैसे नीचे हुआ होगा। और माँ, वो तो खुद को संभाल भी ना पाई होगी। सारा दिन मेरी विशु करती ना थकती थी। जिन आंखों में खुद के लिए हमेशा स्नेह व प्रेम भरा देखा, आज उन्हीं आंखों में बदनामी और दुख भरे आंसू भर गई थी। वो अपने किए इस कृत्य पर वो खुद ही दुखी थी, तो उदास वो मंथन करने लगी। उसने सही फैसला किया कि नहीं? कहीं इस प्रकार शादी वाले दिन घर छोड़कर गलत कदम तो ना उठा लिया? पर शायद अब ये सोचने का समय नहीं रहा, क्योंकि कदम तो वो उठा चुकी। अब तो बस परिणाम देखना बाकी है। और ये कदम ना भी उठाती तो उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था। लाख मनाने पर भी उसके घर वाले उसका विवाह छाला पार यानी नदी पार के लड़के से करने को तैयार नहीं थे। वैसे तो वे दोनों राजपूत ही थे, जाति बंधन की समस्या नहीं थी। समस्या इससे बढ़कर थी। दोनों तरफ के लोगों में पुरानी रिवायती दुश्मनी थी, जिस वजह से छाला इस पार और उस पार के लोगों मध्य रोटी बेटी के संबंध पर प्रतिबंध था। वो और सोहम इस रिवायत को खत्म करना चाहते थे, पर उसके घर वालों को ये मंजूर नहीं था। इसलिए जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और करने उतारू थे। अपने में खोई विशाखा को अगले ही पल सोहम का ख्याल आया। वो क्यों नहीं आया होगा? ना यहाँ पहुंचा, ना फोन उठा रहा है। तय तो यही हुआ था कि उसे 9 बजे तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। गांव के नीचे जो रोड बनी है वो वहां पर गाड़ी लेकर आएगा, ताकि वे गांव वालों को खबर लगने से पहले यहाँ से निकल सके। पर सोहम ना तो खुद आया, ना फोन उठा रहा है। कहीं डर तो नहीं गया? जाने क्या बात हो गई। विशाखा के मन में हजार तरह के विचार कौंध कर उसे परेशान कर रहे थे, जिस कारण वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। धीरे धीरे समय बीतने लगा तो विशाखा रुआसी हो रोने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सोहम के आने की संभावना भी कम होने लगी। वो खुद को ठगा महसूस करने लगी। बारात भी उसे वहां ना पाकर लौट गई होगी। मन में कई प्रश्न कौंध कर उथल पुथल मचा रहे थे। अब क्या करे? वापस भी नहीं जा सकती। क्या मुंह लेकर जाएगी वापस? कुछ ना सूझा तो निराश हो वहीं पर बैठी रही। समय अब 12 बजे का हो गया। सोहम ना आया तो विशाखा को यकीन हो चला कि अब वो नहीं आएगा। डर वो कहीं का डर गया उसके मुंह से निकला। साथ ही उसने अजीब सा मुंह बनाया, मन में गाली भी निकाली। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता था और अब दुम दबाकर भाग गया। सोहम इतना कायर निकलेगा उसे जरा भी अंदाजा होता तो इतना आगे बढ़ने का फैसला ना करती। सोहम ने अच्छा नहीं किया। उसके विश्वास को इस प्रकार नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर सोहम ना आया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी सोहम। वो जोर से चीखी तो पहाड़ों से टकराकर उसकी प्रतिध्वनि वहां गूंजने लगी। धीरे धीरे रात का सन्नाटा बढ़ने लगा। पहाड़ की तलहटी में बहती नदी के बहने का स्वर और जंगल से आता जंगली जानवरों और पक्षियों की डरावनी आवाजें ही वहां पसरे सन्नाटे को तोड़ती। अन्यथा बाहर भी और विशाखा के मन के अंदर भी अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सोचते सोचते अगले ही पल दिमाग में एक भयावह ख्याल ने दस्तक दी। सोहम ऐसा तो नहीं था, तो क्या वजह हुई उसके ना आने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई? ऐसा भी संभव है कि किसी को उसके यहाँ आने की भनक लग गई हो। मन में इस आशंका ने दस्तक दी तो दिल बुरी तरह घबरा गया। असल बात है क्या? उसे कैसे पता चलेगा और अब वो करे क्या? कुछ समझ नहीं पा रही थी। वापस घर भी नहीं जा सकती। उसके गुनाह के लिए गांव और घर वाले उसे कभी माफ नहीं करेंगे। सजा के तौर पर मार डालेंगे या जबरदस्ती शादी कराकर किसी के पल्ले बांध देंगे। शादी तो किसी हाल वो किसी और से नहीं कर सकती और मरने का डर उसे रहा नहीं। ऐसा होता तो इतनी रात गए, इतना खतरा उठा वो यहाँ ना आती। पर अब अगर वापस ना भी गई और यहाँ पर भी बैठी रही तो सुबह तक गांव वाले उसे ढूंढते हुए यहाँ तो पहुंच ही जाएंगे। यहाँ पर ज्यादा देर रहना भी खतरे से खाली नहीं। जंगली जानवरों का भी तो डर है, पर अब उसके पास अधिक विकल्प नहीं है। ख्यालों में कोई विशाखा को झाड़ियों के हिलने के कारण होती सरसराहट महसूस हुई तो कान खड़ी हो गई। मन में डर सवार हुआ तो उसने नीचे जमीन में हाथ मारा तो पत्थर का टुकड़ा हाथ में आ गया। उसने आवाज के साथ उस तरफ पत्थर उछाला तो झाड़ियां तेजी से हिली जैसे कोई जानवर घर से गुजरा हो, क्योंकि उसके बाद सूखे पत्तों पर किसी जानवर के पंजों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। जो जानवर रहा होगा चला गया। वो वापस बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सोहम ने उसे धोखा दे दिया या वो किसी मुसीबत में फंस गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या सोहम आएगा या उससे पहले गांव वाले विशाखा तक पहुंच जाएंगे या फिर कुछ और होगा? क्या होगा देखते हैं आगे। भाग 3, समर सिंह की बौखलाहट। देवली गांव के प्रधान की बेटी विशाखा की शादी थी। बारात घर के दरवाजे पर थी। जैसे ही सब लोग बारात के स्वागत में व्यस्त में हुए, वो मौका देख छिपती हुई घर से निकल गई। वजह वो किसी और से प्रेम करती थी। घर वालों को वो रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उसका रिश्ता कहीं और तय कर उसका विवाह कर रहे थे। विवाह विशाखा की मर्जी के खिलाफ हो रहा था, जो उसे मंजूर नहीं था। तो घर छोड़ने का फैसला किया। जो इस उम्र में लड़के लड़कियां अक्सर गलती करते हैं, वही विशाखा ने भी कर दी। बिना परिणाम का विचार किए घर परिवार की मान मर्यादा दाव पर लगाकर जिसके लिए वो सब पीछे छूट कर आई, वो उसे लेने ही नहीं आया। नियत जगह पर जाकर सोहम को ना पाकर वो मायूस और गमगीन हो गई। तो कुछ मार्ग ना सूझता देख एक ऊंची सी जगह पर बैठकर चिंतन करने लगी कि अब करे तो क्या करे। उधर गांव में बारात के स्वागत के बाद उसकी सहेलियां कमरे में आई। विशाखा को ना पाकर सबके होश फाख्ता थे। घबराती हुए उसकी मां और पिता के पास पहुंच गई। ताई, विशाखा दीदी कमरे में नहीं है। उसके चाचा की लड़की ने घबराते हुए बताया तो मां पर मानो बिजली गिर गई। कमरे में नहीं तो कहां गई? अनहोनी की आशंका से दिल घबरा उठा। श्याम सिंह ने सुना विशाखा कमरे में नहीं, सुनकर उन्हें मानो सांप सूंघ गया। जिसका डर था वही हो गया। विशाखा ने इतना गलत कदम उठा दिया। उन्हें अपनी बेटी से उम्मीद नहीं थी कि वो कभी ऐसा कदम उठाएगी। लाख समझाने के बावजूद वो घर की मान मर्यादा, माँ बाप का प्यार दुलार सबको ठोकर मारकर चली गई। ये क्या किया तूने विशाखा? श्याम सिंह के दिल से दर्द भरी टीस शब्दों के रूप में जो निकली तो पैरों पर सीधा खड़ा ना रह पाए। जमीन पर बैठ माथा पीटने लगे। धीरे धीरे कानाफूसी बढ़ी तो खबर आग की तरफ फैल गई। मुंह छिपाना मुश्किल होने लगा। विशाखा के चाचा ताऊ को खबर लगी कि विशाखा भाग गई। पहले तो भाई को खरी खोटी सुनाई कि बेटी को अच्छे संस्कार और मान मर्यादा के पालन की सीख ना दे पाए, पर अब भाई को कोसने से भी क्या बदल जाने वाला था। बदनामी केवल श्याम सिंह की ही नहीं थी। मान मर्यादा का प्रश्न तो अब ये पूरे कुटुंब, परिवार और देवली गांव का बन गया था।
आज से पहले कोई भी लड़की ऐसा कदम उठाने का दुस्साहस नहीं कर पाई थी जो विशाखा ने कर दिया। कुछ तो इस बारे में सोचती, पर अब क्या, जो होना था हो गया। रात का समय है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी सोचकर उसे ढूंढने बंदे दौड़ा दिए। पुलिस को फोन कर नाके बंद करवा दिए ताकि पहाड़ छोड़ प्लेन्स में न जा पाए। लड़के वालों को खबर लगी तो भड़क गए। परिवार के साथ साथ पूरे गांव को भला बुरा सुनाने लगे। देवली वाले सिर झुकाए खड़े रहने की कुछ अधिक नहीं कर पा रहे थे और बारातियों से क्षमा मांग उन्हें वापस जाने मना रहे थे, परंतु वे भी अड़ गए। दूल्हा, जिसका नाम समर सिंह था, वो अपनी दबंग छवि के कारण इलाके में प्रसिद्ध था। जब उसे ज्ञात हुआ कि विशाखा उससे विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए घर छोड़कर भाग गई, तो उसे अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। क्रोध से भरा वो दांत पीसता अपना सेहरा उतार फेंकता है और श्याम सिंह को धमकाने लगा। बताओ कहाँ है विशाखा? मुझे विशाखा चाहिए हर हाल में, जिंदा या मुर्दा। अगर जिंदा है तो ढूंढ कर लाओ, मर गई है तो उसकी लाश दिखाओ, पर बिना विशाखा को लिए बारात वापस नहीं जाएगी। ऐसा अपमान समर सिंह बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बात अपमान भर की नहीं रह गई, बात अब मेरे आन पर भी आ गई है। विशाखा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो समर सिंह को छोड़कर भाग गई? समर सिंह को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि विशाखा उसे छोड़कर कैसे भाग गई। विशाखा का भागना समर सिंह को अपनी हार लग रहा था, जो उसे मंजूर नहीं, तो अपने आदमियों को आदेश दिया कि किसी भी हाल विशाखा को ढूंढ कर लाए। विशाखा अब चारों तरफ से मुसीबत में है। उसके पीछे देवली वाले और समर सिंह के आदमी दोनों हैं, जो किसी भी हाल विशाखा को ढूंढना चाहते हैं। देखते हैं पहले उस तक कौन पहुंचता है। विशाखा भी निराश हो गई तो एक ऊंची सी जगह पर बैठी थी, जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आई। बचपन से पाल पोस कर बड़ा करने वाले माँ बाप का प्यार, कुटुंब, परिवार और गांव की प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लगा दी। वो तो आया ही नहीं, तो निराशा है। गम ने शरीर की सारी शक्ति मानो हर ली हो। संकट दो तरफा है, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। क्या करे क्या नहीं, कुछ सूझ नहीं रहा। इस सुनसान जंगली पहाड़ी इलाके में वो अकेली बैठी थी, जहाँ का वातावरण बेहद डरावना व भयावह था। आम दिनों में अपनी खूबसूरती से मन मोह लेने वाले ये ऊंचे पहाड़ बड़े काले दैत्य का आभास करा रहे थे। मन को सुकून देती नदी की उफनती जलधारा पत्थरों व चट्टानों से टकराकर इस आधी रात को दिल दहलाने वाले शोर उत्पन्न कर रही थी। हवा के कारण हिलते चीड़ और देवदार के पेड़ों के साए साए मन में दहशत पैदा कर रही थी। बेहद डरावना व भयावह वातावरण जरूर था, पर विशाखा के मन में जो भय है उससे अधिक भयावह नहीं। बाहर के भयावह वातावरण के मुकाबले उसके मन का भय और दुख इतना अधिक था कि वो इससे विचलित नहीं थी। विचलित कर रही थी तो मन में पड़ी गम की खरोचों की टीस, जो जिनसे रिश्ती दर्द की धार रूह तक को घायल कर रही थी। क्या करेगी वापस लौटकर? जो अपमान और जिल्लत वो अपने परिवार की आंखों में भर चुकी, वही कुछ उसे भी तो सहना पड़ेगा। कैसे सामना करेगी लोगों की नजरों का और जुबान के चुभते सवालों का जो उससे पूछे जाएंगे, और वो निरुत्तर होगी इस सवाल पर कि कहाँ है वो जिसके लिए सब छोड़ रही थी। समर सिंह भी तो भुनभुना गया होगा जब पता चला होगा कि वो भाग गई। वापस गई तो वो अब उसके साथ कैसा सलूक करेगा? जाहिर सी बात है, पहले तो वो उसे अपनाएगा नहीं, और अपना भी लिया तो उसके साथ जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा ये पहाड़ उसे निकल जाए या नदी उसे अपने साथ बहा ले जाए। भाग 4, विशाखा का अतीत को याद करना। आखिर क्यों वो ये कदम उठाने को मजबूर हुई? बैठे बैठे वो अतीत को खुरचने लगी तो 2 साल पीछे का वो दिन नजरों के सामने घूमने लगा, जब वो सोहम से पहली बार मिली थी। 2 साल पहले विशाखा अपने परिवार और गांव के साथ